हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब भी अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम सब लोग डिस्कस करेंगे हाँ यार ठीक है, हम सब लोग डिस्कस करेंगे आईपीसी की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी धारा की, यानी कि बिल्कुल सही आप समझ रहे हैं। आज हम चैप्टर 1 को डिस्कस करने वाले हैं, सेक्शन 1 to 5। तो देखेंगे हम क्या कौन कौन सी धारा में क्या क्या बात बताई गई है और बिल्कुल इजी वे में समझेंगे। अगर आप कहीं और जाके बेयर एक्ट उठाएंगे या कहीं और से धारा जाके पढ़ेंगे तो इतनी सरल व्याख्या, इतना सिंपल एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलेगा। और साथ में जो मेरे दोस्त, मेरे भाई इंग्लिश मीडियम से हैं, तो भाई मेरी इंग्लिश कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है, पर फिर भी मैं आपके लिए कोशिश करूंगा कि जो टर्मिनोलॉजी है उसको मैं इंग्लिश में बता दूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखो मैंने लिख रखा है आईपीसी, और आपको मैं 2-3 बार बता चुका हूं कि आईपीसी का फुल फॉर्म है इंडियन पीनल कोड, यानी कि भारतीय दंड संहिता। इंडियन पीनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता। और इसकी निर्माण की जो शुरुआत है वो कहां से होती है, थोड़ा थोड़ा उसके बारे में आपको बता देता हूं मैं। देखो, जो आईपीसी है उसके निर्माता अगर पेपर में पूछा जाएगा तो सीधे सीधे आपको बोलना है मैकाले। जो लॉर्ड मैकाले थे वो उसके बारे में बोलना है। फिर अभी आगे की बात कि कब शुरुआत हुई, कब ये पारित हुई, कब इसका पहला प्रारूप आया, कब इसका अंतिम प्रारूप आया, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। यहां पे देखो, आईपीसी का जो पहला ड्राफ्ट बना था, पहला ड्राफ्ट इंग्लिश में ड्राफ्ट है, हिंदी में है प्रारूप। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो संविधान सभा है, संविधान सभा में अनेक समितियां थी, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो समिति थी वो प्रारूप समिति या प्रारूपण समिति, जिसको इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं। तो ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब जो पूरा प्रारूप तैयार करती है, कैसे लिखा जाएगा, क्या क्या लिखा जाएगा, तो इसको बोलते हैं प्रारूप। और जो पहला प्रारूप बना था वो बना था 1834 में, यानी 1834 में। 1834 में पहला ड्राफ्ट बन के तैयार हुआ। और किसने बनाया? फर्स्ट लॉ कमीशन। फर्स्ट लॉ कमीशन कब आया था? 1834 में। और इसी ने ही आईपीसी का पहला ड्राफ्ट तैयार किया, पहला प्रारूप तैयार किया। और फर्स्ट लॉ कमीशन को हिंदी में कहते हैं प्रथम विधि आयोग। आई थिंक आपको क्लियर हो रही होगी बात। और इस प्रथम विधि आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, और इन्हीं को हम प्यार से कहते हैं लॉर्ड मैकाले। हिंदी में कहते हैं मैकाले, अपने इस उच्चारण में, इस प्रोनाउंसिएशन में मैकाले बोलते हैं, पर इंग्लिश में ये है जॉर्ज थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। तो आपको याद रखना है निर्माता कौन है, मैकॉले हैं। और किसने पहली बार इसका प्रारूप पेश किया? तो प्रथम विधि आयोग और फर्स्ट लॉ कमीशन आप कह सकते हैं। अब उसके बाद देखो, तमाम इसमें चेंजेस होते रहे, ये कई बार अप्रूव होता रहा, कई बार अप्रूव नहीं हुआ। इसमें भारत के हिसाब से चेंज करना था। उसके बाद ये सब होते होते 1857 आ पहुंचा। और 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था भारत का। फर्स्ट सिपॉय म्यूटिनी थी जो बंगाल की रेजिमेंट से शुरू हुई थी, जिसमें मंगल पांडे का नाम आपको बहुत बखूबी याद होगा, बहुत अच्छे से याद होगा। उसके बाद देखो इसमें क्या हुआ, तो फिर इसके बारे में बहुत गंभीरता से विचार किए जाने लगा। और इसका लास्ट जो ड्राफ्ट था, मतलब फाइनली इसको सबमिट करना था, अंतिम प्रारूप जो था वो पेश किया गया 1860 में। और उस समय भारत के, देखो 60 की बात कर रहा हूं, 1860 की बात कर रहा हूं, उस टाइम पे भारत में जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था, सबसे बड़ा ऑफिसर होता था, वो वायसरॉय होता था। मैंने आपको संविधान की वीडियोस में बताया है, जो हम संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बैकग्राउंड को समझ रहे थे, उसमें मैंने आपको ये चीज बताई है कि वायसरॉय जो पोस्ट थी वो पहले गवर्नर जनरल थी। पहले बंगाल का गवर्नर होता था, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। और फिर जब 1857 की क्रांति हुई और उसके बाद 1858 का भारत शासन अधिनियम आया, तो भारत का जो शासन था, पूरा जो रूल था, उसको कंपनी से छीन लिया गया और वो सीधे क्राउन के पास चला गया, ब्रिटेन की महारानी के पास चला गया। और तब से ताज शासन की शुरुआत हुई। उस ताज शासन की शुरुआत होने के साथ
बाकी क्या खत्म हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया, ताज का शासन शुरू हुआ। दूसरा जो इंडिया में मुगल सम्राट का पद होता था, मुगल एम्परर का जो पोस्ट होता था, पद होता था, उसको समाप्त कर दिया गया। साथ में इंपॉर्टेंट काम क्या हुआ, जो भारत में एक सबसे बड़ा अधिकारी होता था जिसको गवर्नर जनरल कहते थे, उस पद का नाम बदल के वायसराय कर दिया गया। तो 1860 में कौन है, वायसराय, और कौन है, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग इंडिया के पहले वायसराय हैं, ब्रिटिश इंडिया के पहले वायसराय हैं। और अंतिम गवर्नर जनरल, लास्ट गवर्नर जनरल भी कौन है, लॉर्ड कैनिंग। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी। तो देखो यहां पे मैंने लिखा भी है, फर्स्ट वायसराय हैं और लास्ट जीजी हैं, ये आखिरी जीजी हैं, यानी कि लास्ट गवर्नर जनरल हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 1860 में ये पूरा का पूरा ड्राफ्ट तैयार हो गया। तैयार होने के बाद ये तभी लागू नहीं हो गया, प्रवर्तन में तभी नहीं आ गया, तभी ये काम करना चालू नहीं कर दिया गया। उसके बाद 2 साल लगे। 2 साल कब 2 साल हुए, 1860 से 1862 तक का समय आया और 1 जनवरी 1862 को ये पूरी तरह से भारत में लागू कर दिया गया, इसको अप्लाई कर दिया गया। और जिस टाइम पे इस एक्ट को, इस आईपीसी को, इंडियन पिनल कोड को, इस कोड को लागू किया गया, उस समय इसमें सेक्शन थे 1 to 511, यानी कि 1 से लेके 511, और चैप्टर थे 23, यानी अध्याय थे 23, और धाराएं या सेक्शन आप कह लीजिए वो थे 1 से लेके 511। आज भी इतना ही है, कुछ खास बातें इसमें देखने को नहीं मिलती हैं, थोड़े बहुत ही चेंजेस उसमें हुए हैं। अब आज हम कौन सा, देखो मैंने कल वाली वीडियो में आपको बता दिया है कि कितने चैप्टर हैं और उन चैप्टरों के सब्जेक्ट क्या क्या हैं और कौन कौन से सेक्शन से लेके कौन कौन से सेक्शन तक, कौन से सेक्शन से कौन से सेक्शन तक किस चैप्टर में दिया हुआ है। अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो एक बार आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद सेकंड ये जो पार्ट है इसमें प्रोसीड कीजिए, इसमें आगे बढ़िए। तो यहां पे देखने वाली बात क्या है कि जो सेक्शन 1 है, देखो अध्याय 1 चैप्टर 1 है, ये क्या बताता है, इंट्रोडक्शन बताता है। और इंट्रोडक्शन को क्या कहते हैं, प्रस्तावना। ये प्रस्तावना की बात करता है, यह प्रस्तावना को ही उद्देशिका कहते हैं, दोनों बात एक ही है। तो चैप्टर 1 रिलेटेड है, अध्याय 1 संबंधित है इंट्रोडक्शन से। और इसमें जो पहली सेक्शन है, पहला सेक्शन है, धारा है, पहली धारा है, वो बताती है इसका नाम तथा इसका विस्तार। यानी कि सेक्शन 1 क्या कहता है, इस कोड का नाम क्या होगा और इसका विस्तार कहां तक होगा, यानी कि ये कहां कहां तक लागू होगा, ये लागू कहां कहां तक होगा ये बताता है। तो सेक्शन 1 कहता है कि इस कोड का नाम इंडियन पिनल कोड होगा, यानी भारतीय दंड संहिता होगा, और इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा। देखो ये संपूर्ण भारत जो हुआ है वो अगस्त 2019 के बाद हुआ है। अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया, जिसके द्वारा धारा 370 को प्रवर्तन से हटा दिया गया। उसके बाद जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष राज्य का दर्जा छीन लिया गया और वहां पर 2 यूनियन टेरिटरीज, 2 केंद्र शासित प्रदेश जिनका नाम जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, का निर्माण हुआ। तथा इतना होते ही जितने भी सेंट्रल लॉज हैं वो सारे के सारे लागू हो गए, कहां पे, जम्मू कश्मीर में। 2019 अगस्त 2019 से पहले जब हम पढ़ते थे कि इसका विस्तार कहां से कहां तक है, तो हमको बोलना पड़ता था संपूर्ण भारत में इसका विस्तार है, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। पर जब से 2019 में वो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम आया है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया है, उसके बाद से जम्मू कश्मीर पर भी इसका अधिकार हो गया है। देखो जब जम्मू कश्मीर में इसका विस्तार नहीं होता था तब वहां पे आईपीसी की जगह आरपीसी चलती थी। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है इस बार के यूपीएसआई के लिए, तो आप बिल्कुल इसको पल्ले बांध दीजिए, गांठ बांध लीजिए इसमें पक्का। तो आपको यह ध्यान रखना है संपूर्ण भारत में विस्तार है। और आईपीसी से पहले चलती थी आरपीसी, और आरपीसी का फुल फॉर्म है रणबीर पीनल कोड, यानी रणबीर दंड संहिता। तो वो सिरे से खारिज हो गया है। और एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, जैसे ही जम्मू कश्मीर में से 370 धारा हटी तो 37 सेंट्रल लॉज हैं। कितने हैं? 37 केंद्रीय कानून हैं, जिनमें आईपीसी, सीआरपीसी, आईटी एक्ट इत्यादि तमाम 37 एक्ट हैं, वो स्वतः ही लागू हो गए हैं। ये बात आपको दिमाग में रखनी है, ध्यान में रखनी है।
तो पहला सेक्शन कहता है नाम और विस्तार के बारे में। जो सेक्शन 2 से लेकर 5 तक है, सेक्शन 2 to 5 है, ये अधिकारिता के बारे में बात करता है कि आईपीसी की अधिकारिता कहां कहां तक है, यानी कि कहां कहां तक इसका दायरा है, कहां तक इसके दायरे में कोई केस चलाया जा सकता है, कहां तक इसके दायरे में किसी व्यक्ति को दंड दिया जा सकता है, कहां तक किसी व्यक्ति को इसके दायरे में पनिशमेंट दिया जा सकता है। यह पता लगता है हमको सेक्शन 2 से लेके 5 तक, सेक्शन 2 से लेके 5 तक, धारा 2 से लेके 5 तक पता लगता है अधिकारिता के बारे में। आप ध्यान से समझते जाइए। अब हम सीधे चलते हैं सेक्शन 2 की तरफ, और सेक्शन 2 क्या कहता है आप इन चीजों को नोट भी करते जाइए। अब देखो, अगर आपको वो स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, मैं थोड़ा साइड हट जाता हूं। आई थिंक आपने ले लिया होगा। तो सेक्शन 2 में क्या है कि भारत के भीतर, तो भारत के भीतर अभी इस चीज को क्लियर करेंगे कि भारत के भीतर कहां, इंडिया के अंदर कहां। तो पहले आप इस लाइन को समझिए कि भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड, सेक्शन 2 क्या कहता है, भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड, यानी भारत के दायरे के अंदर, भारत की सीमाओं के अंदर अगर कोई अपराध होता है तो उसका उसके दंड देने का अधिकार किसको होगा, आईपीसी को होगा। आईपीसी के अनुरूप उसको दंड दिया जाएगा। अब भारत के भीतर कौन हो, चाहे तो कोई भारतीय नागरिक हो, यानी कि कोई इंडियन सिटीजन है, वो कोई अपराध कर देता है तो वो आईपीसी के दायरे में आ जाएगा, या कोई विदेशी नागरिक हो, सपोज करो कोई टूरिस्ट आया हुआ है घूमने, उसने कोई भी अपराध कर दिया जो आईपीसी के अंतर्गत अपराध है, तो वो भी आईपीसी के दायरे में आ जाएगा। वो ये नहीं कहेगा कि मैं विदेशी नागरिक हूं, मैं अपने देश में जाके इसके हिसाब से केस चलवाऊंगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो भारत के भीतर चाहे तो विदेशी नागरिक हो, चाहे वो भारतीय नागरिक हो, वो आईपीसी के दायरे में आ जाएगा। अब हम भारत के भीतर को समझते हैं कि भारत का भीतर कहां तक है ना, भारत के भीतर की क्या बात है, यानी क्या है कि जहां तक भारत की स्थलीय सीमा लगती है, जहां तक इंडिया की लैंड टेरिटरी लगती है, वहां तक आईपीसी लागू होती है। ठीक, क्लियर होगी। आपको पता होगा, पॉलिटिकल मैप जाके देख सकते हो, आपको पता लग जाएगा भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाएं कहां कहां तक हैं। उसके बाद जो दूसरा है, जहां तक भारत की वायु सीमा लगती है, यानी कि भारत की थल सीमा जो लैंड टेरिटरी है, उसमें अगर कोई अपराध होता है, चाहे वो भारतीय नागरिक हो, चाहे वो विदेशी नागरिक हो, वो गुनहगार होगा, उस पर केस चलाया जाएगा, उसको दंड का प्रावधान किया जाएगा यदि वो थल सीमा में। अगर वायु सीमा में है, सपोज करो पाकिस्तान से कोई जहाज उड़ा और उड़ते उड़ते वो दिल्ली आ पहुंचा, यानी कि भारत की वायु सीमा में आ गया, और वहां पे आके उसने किसी पाकिस्तानी व्यक्ति का मर्डर कर दिया है, तो भी देखो दोनों नागरिक कहां के हैं, पाकिस्तानी। ये बात क्लियर हो रही है, विदेशी नागरिक वाली। भारत के भीतर चाहे देशी हो चाहे विदेशी नागरिक हो, अगर पाकिस्तान से कोई जहाज उड़ा और उसने पाकिस्तान के व्यक्ति का मर्डर कर दिया भारत की वायु सीमा में, दिल्ली के ऊपर जहाज उड़ रहा था, तो वो भी आईपीसी के दायरे में आ जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और तीसरा, जल सीमा कहां तक है, मतलब आसपास। देखो ये पूरा मैं थोड़ा यहां सही करता हूं और बनाने का प्रयत्न करता हूं। देखो मैं यहां से थोड़ा हटा रहा हूं, आपको थोड़ा समझाने का प्रयत्न करता हूं मैं। देखो यहां से, ये जैसे आपने समझ लिया, ये इंडिया का मैप है, सही बन गया, ठीक है, सही बन गया। तो देखो यहां पे क्या है, यहां पे अरब सागर है, यहां पे बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है, और यहां पे नीचे हिंद महासागर है, हिंद ओशियन है ना, हिंद ओशियन है। तो तीनों तरफ देखो क्या है, यहां पे तीनों तरफ यहां पे समुद्री सीमा है। तो समुद्री सीमा कितनी होती थी, समुद्री सीमा का निर्धारण कैसे होता था? देखो समुद्री सीमा का निर्धारण करने के लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए। अगर आप जमीन पे दूरी को नापते हैं तो किलोमीटर उसमें नापते हैं, पर अगर जल में हम दूरी को नापते हैं तो हम नॉटिकल मील का यूज करते हैं, नॉटिकल मील का। और एक नॉटिकल मील में 1862 मीटर होते हैं, ये आपको ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो जल सीमा पहले कितनी थी? पहले थी 3 नॉटिकल मील तक, यानी कि ये जो है यहां तक, इधर देखो यहां तक, ये है, तो यहां से 3 नॉटिकल मील तक
हर 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 तट से 3 नॉटिकल मील तक, हर तट से 3 नॉटिकल मील तक थी, परंतु अब ये कितनी है, अब है ये 12 नॉटिकल मील तक, यानी हर उससे 12 नॉटिकल मील तक, ऐसे ये होती है। तो इसका निर्धारण कैसे किया जाता है? इसका निर्धारण किया जाता है कि तोप को तट पे खड़ा करके, बीच पे खड़ा करके और उसके गोले को फायर करते हैं। तो जहां तक गोला फायर होता है वहां तक जो तटीय सीमा है, जो जलीय सीमा है, वो मानी जाती है कि यहां तक आपके कानून लगेंगे। तो पहले के टाइम में देखो रेंज होती थी, कम होती थी, पर अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है, मॉडिफाई हो रहे हैं, धीरे धीरे जो हथियार हैं वो मॉडिफाई हो रहे हैं। तो अब 3 से बढ़ के क्या हो गया, 12 हो गया, अब ज्यादा दूर तक गोला जाने लगा है। तो अधिकारिता कहां तक होती है? अधिकारिता होती है 12 नॉटिकल मील तक, परंतु हर देश का एक अधिकार है कि वो 200 नॉटिकल मील तक, 200 नॉटिकल मील तक खनिजों का उत्पादन कर सकता है, खनिज का खनन कर सकता है, वहां पे माइनिंग कर सकता है अपने 200 नॉटिकल मील के एरिया तक। तो आई थिंक आपको बात क्लियर होगी कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। सेक्शन 1 पढ़ लिया, सेक्शन 2 पढ़ लिया, अब चलते हैं सीधे सेक्शन 3 की तरफ। तो अब तक हमने देख लिया है कि धारा 2 सेक्शन 2 के अंतर्गत भारत के भीतर कोई भी व्यक्ति हो, चाहे विदेशी नागरिक हो चाहे वह देशी नागरिक हो, अपराध करता है तो आईपीसी के दायरे में आ जाएगा। एक खास बात है, धारा 2 के अंतर्गत कुछ लोगों को छूट दी गई है कि वो आईपीसी के दायरे में नहीं आएंगे। तो उस छूट को समझ लेते हैं, वो किस किस को मिली है। तो पहला पॉइंट है अनुच्छेद 361 संविधान का, अनुच्छेद 361 361 भारत के राष्ट्रपति को और राज्यपालों को छूट देता है, आईपीसी के दायरे से छूट देता है, आईपीसी छूट देता है। यानी कि जब भारत का कोई भी राष्ट्रपति या किसी भी राज्य का कोई राज्यपाल अपने कार्यभार संभाल रहा होगा, अपने कार्यकाल में होगा, तो उस पर कोई भी केस नहीं चलाया जाएगा, ना उसे कोर्ट में बुलाया जाएगा और ना ही उस पर कोई विधिक कार्यवाही की जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपसे पूछेगा किस किस को छूट दी गई है, वैसे तो स्पेशली राष्ट्रपति पूछता है, पर राष्ट्रपति भी है, साथ में राज्यपाल भी है, और ज्यादा पूछने लगे तो आप राज प्रमुखों और बोल देना, बस सीधे राज प्रमुखों को भी छूट है, राज प्रमुखों को भी छूट है। तो आर्टिकल 361 संविधान का ये छूट देता है। और क्योंकि सारे के सारे लॉज, सारी की सारी विधियां कहां से निकलकर चलती हैं, संविधान से निकलकर चलती हैं। संविधान यदि हिमालय है तो डिफरेंट लॉज उससे निकलने वाली नदियां हैं। तो पहली छूट किसको मिली है? राष्ट्रपति को, राज्यपालों को और राज प्रमुखों को छूट मिलती है। दूसरी बात, विदेशी संप्रभु। विदेशी संप्रभु यानी कि विदेश संप्रभु का मतलब होता है सबसे ऊपर, यानी कि आप ये मानो कि इंग्लैंड के पीएम भारत में आए हुए हैं और उनसे कोई अपराध हो जाता है जो आईपीसी में वर्णित है। तो हमने पहले क्या देखा कि भारत के भीतर चाहे कोई भी विदेशी नागरिक हो, इसी धारा में देखा, 2 धारा में ही, धारा नंबर 2 में सेक्शन 2 में, कि अगर कोई अपराध कर देता है तो वो आईपीसी के दायरे में आ जाएगा, उस पर केस चलाया जाएगा। पर यदि वो विदेशी संप्रभु, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, ब्रिटेन के पीएम हैं, ठीक है, जर्मनी की चांसलर हैं, उनसे कोई अपराध हो जाता है तो उनको भी छूट दी जाएगी। अच्छा थोड़ी लगेगा, आप ये खुद सोचो कि वहां का पीएम आया हुआ है, उसने कुछ गड़बड़ कर दी तो हम यहाँ पे केस लगाएं, और अगर हमने यहाँ पे केस लगाया तो युद्ध की स्थिति बन जाएगी। आप ये समझ सकते हैं कि अगर विदेशी कोई संप्रभु आया हुआ है, उसने यहाँ कोई अपराध कर दिया तो युद्ध तक की स्थिति बन जाएगी। तो इसलिए छूट दी गई है। तीसरा पॉइंट, जो एम्बेसडर्स होते हैं, जो एम्बेसीज में रहते हैं, जो राजनयिक राजदूत होते हैं, जैसे कि अलग अलग उसमें अलग अलग देशों में अलग अलग देशों के जो राजदूत होते हैं उनको नियुक्त किया जाता है। कूटनीतिक संबंधों को, डिप्लोमेसी के लिए उनको वहां पे भेजा जाता है। इंडिया में सर्विस है इंडियन फॉरेन सर्विसेज, वो सिविल सर्विस का एग्जाम होता है, उसके थ्रू लोग भारतीय विदेश सेवा में जाते हैं और प्रमोशन होने के बाद, जब उनका प्रमोशन होता है, उनकी तरक्की होती है, तो उनको अलग अलग देशों में जो इंडियन एम्बेसी है उसमें भेजा जाता है। इसी तरह से सभी देशों की, जो बड़े बड़े देश हैं, उनकी सबकी एम्बेसीज इंडिया में है, न्यू दिल्ली में है। आपने जरूर सुना होगा, अभी कुछ दिन पहले इजरायली जो एम्बेसी है उसके पास बम विस्फोट हुआ, तो इससे आप ध्यान रख सकते हैं। तो कोई राजदूत है तो वो अगर इंडिया में है और उससे कोई अपराध हो जाता है
जाता है तो भी आईपीसी के दायरे में उसको नहीं रखा गया है। और चौथा है विदेशी सेना, यानी कि विदेशी सेना, युद्ध चल रहा है और विदेशी सेना भारत में आकर कोई अपराध करती है तो भी उस पर आईपीसी का कोई असर नहीं होगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि सेक्शन 5 में जो सेना के अंतर्गत क्षेत्र आते हैं वहां पर सेना की ही विधियां चलती हैं, वहां पर आईपीसी लागू नहीं होती है। संपूर्ण भारत में आईपीसी लागू होती है, पर इंडिया में जो कैंटोनमेंट एरिया है, जो सेना के अंडर में क्षेत्र हैं, चाहे आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स है, उनके जो विधि क्षेत्र हैं उनमें आईपीसी लागू नहीं होती है। उनमें उन्हीं के नियम, उन्हीं के कायदे, उन्हीं के कानून लागू होते हैं। तो विदेशी सेना पर भी किसका नियम, कायदा, कानून लागू होगा? वो लागू होता है सेना का ही। तो आपको ये 4 पॉइंट याद रखने हैं। उसके बाद सेक्शन 3 पे, सेक्शन 1 क्या कह रहा था कि नाम और विस्तार, सेक्शन 2 कह रहा था भारत के भीतर किन किन पर लागू होगी। अब सेक्शन 3 कहता है भारत के बाहर किस पर लागू होगी। तो भारत के बाहर यानी भारत के बाहर कि कहीं विदेश में, कोई भी देश है भारत के बाहर जितना भी है, भारत की सीमा से बाहर, और सीमा मैं आपको बता चुका हूं। तो भारत की सीमा के बाहर पॉइंट क्या है, यदि पीड़ित भारतीय हो, क्या हो, यदि पीड़ित भारतीय हो, कोई भारतीय है वो किसी कंट्री में गया और वहां उसके साथ अपराध हो गया, तो उससे संबंध में ये सेक्शन कहता है, सेक्शन 3, भारत के बाहर यदि पीड़ित भारतीय हो और वहां पर कोई कानून ना हो, जो उसके विरुद्ध अपराध हुआ है और उस देश में, भारत के बाहर उस देश में जहां पर पीड़ित भारतीय है वहां पे क्या हो रहा है, कोई कानून नहीं है, तो भी आईपीसी के अंतर्गत उसको लेकर हम केस चला सकते हैं। ऐसा आईपीसी कहती है, ऐसे आईपीसी का अधिकारता क्षेत्र। मैं थोड़ा सा स्पष्टीकरण देता हूं। देखो, सपोज करो जो ये ए है ये भारतीय व्यक्ति है और जो ये बी है ये युगांडा का व्यक्ति है। कहां का है? युगांडा का। आप मेरे को बताएंगे कि युगांडा कंट्री कौन से कॉन्टिनेंट में है, कौन से महाद्वीप में है, ये मेरे को कमेंट में आपको जरूर बताना है। मैं देखूंगा कि आपने कितना सही से बताया। तो सपोज करो कोई युगांडा का नागरिक है बी और कोई भारतीय नागरिक है ए, और बी ए के प्रति लूट का अपराध करता है। क्या करता है? लूट का अपराध करता है। वो चले जा रहा है, उसको लूट लेता है। तो ये भागा गया कि सर मेरी रिपोर्ट लिखो वहां की युगांडा की पुलिस के पास। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, हमारे यहाँ तो ये मजे होते हैं, लोग चलते फिरते लूट लेते हैं, हमारे यहाँ ऐसी कोई विधि कानून नहीं है, अब हम आपका मदद कोई नहीं कर सकते। तो पीड़ित भारतीय हो गया, ए पीड़ित भारतीय हो गया, पर वहां पर कोई कानून नहीं है, जिस स्थल पे अपराध हुआ है वहां पे कोई कानून नहीं है। तो इस पे जो बी है, युगांडा का नागरिक है, इस पर भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कोई अपराध सिद्ध किया जा सकता है, केस चलाया जा सकता है और उसको दंड का प्रावधान भी किया जा सकता है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद सेक्शन 4 क्या कहता है? सेक्शन 4 भी कहता है भारत के बाहर, भारत की सीमा के बाहर। पहले वाले में सेक्शन 3 में था यदि पीड़ित भारतीय हो, और यहां पे है यदि अपराधी भारतीय हो। यानी कोई व्यक्ति बाहर जाता है, भारतीय नागरिक बाहर जाता है और वहां जाकर क्या कर देता है, वहां जाकर अपराध कर देता है, तो उससे संबंध में ये सेक्शन कहता है यदि अपराधी भारतीय हो तो भारत में आईपीसी के दायरे में आ जाएगा। तो भारत में आईपीसी के दायरे में, आईपीसी के दायरे में आ जाएगा। भारतीय नागरिक पूरे विश्व में जाके कहीं भी कोई अपराध करे तो उस पे आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा दायर किया जा सकता है, उसको लपेटा जा सकता है, उसको जेल भेजा जा सकता है, उसकी क्लास लग सकती है। तो देखो ये बात आपको क्लियर होगी। तो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कैसे। जैसे ए भारतीय नागरिक है और ये युगांडा में जाता है। कहां जाता है? युगांडा में चला गया, युगांडा में ये चला गया और वहां जाके ये युगांडा के एक नागरिक बी की हत्या कर देता है, और बी की हत्या वहां जाके ये कर देता है, और इसने हत्या कर दी। तो हत्या तो एक बहुत संगीन जुर्म है, हर देश की विधि में इसका कुछ ना कुछ प्रावधान है। तो वहां तो इस पे केस चले गई, ए पे केस चले गई, और ये क्या करता है, हत्या करके भाग के इंडिया में आ जाता है। ये इंडिया में भाग के आ गया तो यहां इसकी जान नहीं बचने वाली, इसने भारत के बाहर अपराध किया है। तो ये भारत के बाहर अपराध करके इंडिया में भाग के चला आया तो भी ये आईपीसी के दायरे में आ जाएगा। इसने इस पे भारतीय दंड संहिता के अनुसार जो धारा 300 है हत्या, और 302 में है हत्या का दंड, उसके अंतर्गत ये व्यक्ति आ जाएगा और इसको दंड दिया जाएगा। आपको बात क्लियर होगी आई थिंक। ठीक है, क्लियर बात। अब दूसरा पॉइंट सेक्शन 4 का वो ये कि किसी जहाज पर, या तो जल का जहाज हो, है ना, जल में चलने वाला शिप हो, ठीक है, या वायुयान हो यानी एरोप्लेन हो, या तो कोई जहाज जो जल का हो या वायु का हो। सॉरी, थोड़ा सा जोर से बोलना पड़ता है तो आवाज चली जाती है थोड़ा। तो किसी जहाज पर या तो जलयान है या वायुयान है जो भारत में पंजीकृत है,
वो उसका रजिस्ट्रेशन इंडिया में हुआ है, चाहे वो खुले समुद्र में हो या किसी देश में हो, कहीं भी हो। देखो अगर जलयान है तो या तो खुले समुद्र में होगा या किसी ना किसी देश की सीमा में खड़ा होगा। वायुयान है चाहे तो इंडिया में होगा या कहीं भी आसमान में कहीं भी फ्लो कर रहा हो, कहीं भी उड़ रहा हो या किसी देश में खड़ा हो, और उस पर कोई भी अपराध हो जाता है, किसी देश में अपराध करता है, या तो यही जलयान या वायुयान संबंधी ये इसी में बैठे वाले जो लोग होते हैं वो अपराध करते हैं, चाहे वो भारतीय हो या विदेशी हो, अपराध करता है या इस पर अपराध होता है। समझ में आ गई होगी बात। देखो एक बार आराम से क्लियर करता हूं। कोई जलयान है या कोई वायुयान है, वो भारत में रजिस्टर्ड है, भारत में पंजीकृत है, और वो चाहे कहीं भी हो। जलयान है चाहे तो खुले समुद्र में हो या किसी देश की सीमा में खड़ा हो। वायुयान है या तो किसी देश के एयरपोर्ट पे खड़ा हो या अंतर्राष्ट्रीय सीमा में कहीं भी उड़ान भर रहा हो। उस पर कोई नागरिक है, चाहे तो भारतीय नागरिक है, आपस में अपराध करते हैं तो भी आईपीसी के अंतर्गत आ जाएगा, या विदेशी नागरिक हैं तो भी आईपीसी के अंतर्गत आ जाएगा। किन पर? इन जहाजों पर, जलयान या वायुयान जो भारत में पंजीकृत हैं, चाहे कहीं भी हो, तो क्या हो जाएगा भाई, उस पर केस चलेगा, वो आईपीसी के दायरे में आ जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, अपराध करता है या उस पर अपराध होता है तो आईपीसी के दायरे में आ जाएगा। ये कहता है सेक्शन 4। अब हम देखते हैं सेक्शन 5 और अपराध के तत्व पढ़ेंगे, अपराध के तत्व, वहां से प्रश्न आता है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो अब देखते हैं 5वें सेक्शन की तरफ, आगे बढ़ते हैं 5वें सेक्शन की तरफ। 5वां सेक्शन क्या कहता है कि सेना विधि लागू क्षेत्रों में सेना का ही कानून लागू होगा। सेना विधि लागू क्षेत्रों में यानी कि जहां पे सेना विधि लगती है, स्पेशली कैंटोनमेंट जो एरियाज होते हैं वहां पे सेना विधि लागू रहती है। सेना के ही जो कोड्स हैं, कोड्स ऑफ कंडक्ट हैं, उन्हीं को ही लागू किया जाता है, उन्हीं नियम कायदे कानून को लागू किया जाता है। और जो सेना विधि लागू क्षेत्र हैं उनमें सेना का ही कानून लागू होगा, आईपीसी उनमें लागू नहीं होती। मैंने आपको पहले ही बताया था, सेक्शन 1 बात करता है नाम और प्रवर्तन के विस्तार की, कि कहां तक लगेगा, संपूर्ण भारत में लगेगा। और उसके बाद अधिकारिता कहां कहां तक है, तो अधिकारिता में हमने सेक्शन 2 में देखा भारत के भीतर, सेक्शन 3 में देखा भारत के बाहर पीड़ित भारतीय हो, और सेक्शन 4 में देखा हमने भारत के बाहर अपराधी भारतीय हो या किसी जहाज, चाहे तो जल का हो चाहे वायु का हो, जो भारत में रजिस्टर्ड है, उस पर कोई अपराध होता है, चाहे वो कहीं भी है, आसमान में है, किसी देश की सीमा में है, खुले समुद्र में है, तो आईपीसी के अंतर्गत उसके अधिकार क्षेत्र में आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, सेना विधि लागू क्षेत्रों में सेना का ही कानून लागू होता है, आईपीसी लागू नहीं होती। उसके बाद अपराध के आवश्यक तत्व क्या है, मतलब 4 एलिमेंट्स क्या हैं, किन किन एलिमेंट्स से मिलकर कोई भी ऑफेंस कंडक्ट तो नहीं कह सकते, थोड़ा गलत हो जाएगा, किन किन एलिमेंट से मिलकर कोई अपराध बनता है, कोई ऑफेंस पूरा तैयार होता है, किसको माना जाए, आईपीसी किसको मानती है, क्या अपराध है। तो उसके लिए 4 चीजें जरूरी हैं। पहले तो मानव होना चाहिए, कोई भी अपराध अगर कोई है तो उसके लिए कोई भी मानव होना चाहिए। ये नहीं किसी बिल्ली ने किसी के सिर में पंजा मार दिया और वो मर गया तो ये हत्या नहीं मानी जाएगी। आप इसका बात का ध्यान रखें। कुत्ते ने किसी को फाड़ दिया, अपने दांतों से पकड़ के जबड़े से हिला दिया, उसकी गर्दन हिला दी, या किसी शेर ने पकड़ के कर दिया, तो ये कोई भी अपराध नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा, देखो दूसरा पॉइंट, अपराध के लिए आपराधिक मनस्थिति होनी चाहिए, यानी कि आंखें ऐसी रहनी चाहिए, ऐसी ये मजाक की बात है। आपराधिक मनस्थिति यानी कि उसका मन हो कि उसको अपराध करना है, कि उसको पता है कि मैं इसको डंडा मारूंगा और ये डंडा मारने से मर जाएगा, तो ये क्या चीज है, आपराधिक मनस्थिति कहलाती है। या दुराशय हो, दुराशय क्या होता है, दुराशय, दुर क्या होता है, बुरा, आशय मतलब उसकी भावना, यानी कि उसकी बैड इंटेंशन है तो अपराध माना जाएगा। पहला क्या है कि मानव होना चाहिए। दूसरा अपराध का महत्वपूर्ण तत्व है, एलिमेंट है, वो है आपराधिक मनस्थिति या दुराशय, यानी बैड इंटेंशन हो, उसे पता हो, उसका आशय हो कि भाई मैं इसको डंडा मारूंगा, सिर में मारूंगा और ये मर जाएगा। तो ये चीज है। तीसरी बात है, केवल इतना करने से काम नहीं चलेगा कि मानव भी हो और आपराधिक मनस्थिति हो तो अपराध मान लिया जाएगा, नहीं, फिर उसने आपराधिक कृत्य किया हो, डंडा मार दिया हो जाके, ठीक है, डंडा मानव हो और मन में सोच रखा हो कि डंडा मारना है, मारने से ये मर जाएगा, इतना से अपराध सिद्ध नहीं होता। उसके बाद अपराध कहां बनेगा, अपराध बनेगा उसने आपराधिक कृत्य को अंजाम दे दिया हो, उसने जाके डंडा पट से मार दिया सिर में। अब ये 3 के 3 पूरे हो गए, डंडा मार दिया
तो अब अपराध की भूमिका बन चुकी है, पर अभी भी अपराध पूरा नहीं माना जाएगा। अपराध हुआ है, अभी भी नहीं माना जाएगा जब तक ऐसे आपराधिक कृत्य द्वारा किसी मानव का या समाज का कोई नुकसान या क्षति ना हो। कोई मानव है, उसका दुराशय है, उसकी बैड इंटेंशन है कि डंडा मारने से ये मर जाएगा, मैं इसको मारूंगा। उसने डंडा मार दिया और उस डंडा मारने से क्या हुआ, किसी मानव की मृत्यु हो गई, नुकसान हो गया, ठीक है, चाहे तो जन का हो गया या धन का हो गया, तो ये पूरा का पूरा क्या सिद्ध हो जाएगा कि इस व्यक्ति ने अपराध किया है, इस व्यक्ति ने ऑफेंस किया है, ये बात सिद्ध हो जाएगी। अगर परीक्षा में पूछा जाएगा तो आपको जल्दी से ये बता देना है, और वीडियो कैसी आपको लगी ये भी आपको मेरे को कमेंट में करके बताना है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।